दोस्तों नमस्कार। राम राम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आजकल आदमी एक अपराध करने के लिए, एक साजिश करने के लिए पता नहीं क्या क्या सोच कर रखता है। कोई कोई अपराधी तो ऐसा होता है कि एक परफेक्ट अपराध करने के लिए कई कई महीने तक तैयारियां करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की, जिसमें एक अपराध करने के लिए एक दूसरे व्यक्ति को मोहरा बनाया जाता है, उसका भी मर्डर किया जाता है। दोस्तों, किसी और के सर पर एक अपराध को मढ़ने के लिए, डालने के लिए करीब 10 महीने, 11 महीने तक प्लानिंग की जाती है। वेब सीरीज देखी जाती हैं, क्राइम की फिल्म, क्राइम के जो एपिसोड्स आते हैं वो देखे जाते हैं, नॉवल पढ़े जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि पता लगाया जा सके कि एक परफेक्ट मर्डर कैसे होता है। तो बात है 9 दिसंबर 2018 की। राजस्थान का सीकर जिला होता है और सीकर में एक रोड होता है। वहां पर एक साइड में एक बॉडी पड़ी हुई होती है। जब लोगों को दिखता है कि यहां पर एक बॉडी पड़ी है तो पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस आती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे अस्पताल भिजवा दिया जाता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। अपने स्तर पर जो शिनाख्त करने के लिए पोस्टर्स छपवाए जाते हैं और जगह जगह पोस्टर्स लगाए जाते हैं ताकि पता लगे ये लाश है किसकी। कई राज्यों में उसके फोटो भी भिजवाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रयत्न करने के बावजूद उस बॉडी का पता लगाया नहीं जा सका कि ये बॉडी है किसकी। इसी बीच दिन के बाद महीना निकल गया, लेकिन उस बॉडी की शिनाख्त करने के लिए सामने कोई नहीं आया। अब मजबूर होकर राजस्थान की पुलिस उस बॉडी के बिसरा रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, खून की रिपोर्ट्स और जो कुछ सबूत मिले, कपड़े, घड़ी वगैरह जो मिली, वो रखती है और उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है। दोस्तों, अंतिम संस्कार हो चुका था और शायद इतनी इंक्वायरी करने के बाद ये केस ठंडे बस्ते में जा चुका था। लेकिन दोस्तों, 28 और 29 अगस्त के बीच देहरादून में एक कॉल आती है और जब पुलिस को कॉल आती है तो बताया जाता है कि देहरादून में 2 व्यक्तियों को गोली मारी है घर में, और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस घर पहुंचती है, देखती है कि एक महिला जिसको गोली लगी है वो बेड पर पड़ी हुई, खून से लथपथ, उसके साइड में उसकी बेटी सो रही होती है। बेटी को कुछ नहीं किया गया और दूसरे कमरे में उस महिला का पति, उसके भी गोली लगी हुई होती है और लेकिन वो जिंदा था। जो आदमी था इसका नाम होता है अशोक रोहिल्ला और जो महिला होती है उसका नाम होता है कामना रोहिल्ला। कामना रोहिल्ला एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला और अशोक एक डीजे पर काम करने वाला आदमी देहरादून में। इनकी कहानी शुरू होती है एक पीसीओ से और ब्यूटी पार्लर से। जो अशोक होता है वो काम करता है एक पीसीओ पर, और जो अशोक होता है वो पीसीओ वाली एक लड़की थी उससे प्यार करा करता था। और कामना जो पीसीओ वाली लड़की थी उसका भाई उसकी मंगेतर थी। लेकिन ये दोनों मिलते हैं और इन दोनों के मिलने के बाद इन दोनों को आपस में प्यार होता है, और प्यार जब इनको होता है तो ये शादी करने का डिसीजन करते हैं। जब घर में बात बताई जाती है तो घर वाले बोलते हैं कि आप ऐसा करो, कोर्ट मैरिज कर लो ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए।
अब ये दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं, इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों की जो लाइफ है वो अच्छी चलती है। इसी बीच 1 साल बाद इनको एक बेटी होती है। बेटी हो गई, लेकिन इसी बीच एंट्री होती है अशोक रोहिल्ला के कजन की। अशोक रोहिल्ला का जो कजन था वो दारू पीता था, नशा करता था, और इसी नशे में उससे एक हत्या हो जाती है। इस हत्या में वो जेल जाता है, और जब जेल जाता है तो कुछ दिन बाद उसकी जमानत भी हो जाती है। लेकिन जमानत होने के बाद जो अजय होता है, अशोक रोहिल्ला का कजन, उसका नाम होता है अजय। अजय की फैमिली उसे अपने आप से दूर कर देती है, वो उससे सारे नाते खत्म कर देती है। अब अजय देहरादून आता है अशोक के पास। अशोक उसका इंतजाम कराता है, उसे अपने पास रखता है, लेकिन वो उसे एक अलग जगह पर ठिकाना देता है रहने के लिए। अब वो रह रहा होता है, अशोक की लाइफ अच्छी चल रही थी कामना के साथ। इसी बीच अशोक, अजय और कामना कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, क्योंकि कामना ब्यूटी पार्लर का काम किया करती थी, तो ये ब्यूटी पार्लर का काम आगे बढ़ाना चाहते थे। अशोक के भी मन में कुछ बड़ा करने का था। इसी बीच ये बैंक से लोन लेते हैं, करीब करीब 70 लाख रुपए का। 70 लाख रुपए का लोन लेने के बाद ये कुछ बड़ा करने की जब सोचते हैं, लेकिन इसी बीच कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों, और यहीं से कहानी एक मोड़ ले लेती है नया। जो एजेंट, बैंक का एजेंट था जो लोन दिलाता है इन तीनों को, उस एजेंट की कुछ नजदीकियां बढ़ जाती हैं कामना से। वो कामना के टच में था। किस पर्पस से था? शायद क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं लोन दिलवाने के लिए, तो उससे कांटेक्ट में फोन पर ज्यादा बात हो रही थी। इसी बीच अशोक शक करता है, और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कामना जो बैंक का एजेंट है उसके संपर्क में आ रही है, और उसका उसके साथ अफेयर चल रहा है। उसके मन में ये भड़ास भर जाती है, और जब ये भड़ास वो कामना से बात करता है, कामना मना करती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अशोक के मन से ये बात निकलती नहीं, और बार बार वो इसी बात को उससे दोहराता। अब कामना इस बात को लेकर थोड़ी गुस्सा थी, लेकिन इसी बीच एक अशोक के मन में साजिश जन्म लेती है। एक साजिश और लालच। साजिश होती है कि अशोक कहीं ना कहीं सोचता है कि ये बैंक वाले के साथ अफेयर में है, तो क्यों ना इसी को रास्ते से हटा दिया जाए। अब पत्नी को रास्ते से हटाना था। अशोक प्लानिंग करता है कि 70 लाख रुपए हैं वो भी मिलेंगे, जो प्रॉपर्टी है कामना की वो भी मेरे नाम होगी। अब वो इसी बीच एक प्लानिंग करने लग जाता है। प्लानिंग एक परफेक्ट मर्डर की, और इसी परफेक्ट मर्डर में मोहरा बनता है अजय। अब ये अजय के साथ मेल जोल बढ़ाता है। जब इसने सारी रिसर्च कर ली दोस्तों, ये सारी क्राइम स्टोरीज, नॉवेल्स, ये इसलिए दिखाए जाते हैं कि लोग सतर्क रहें और इन अपराधों से बचें, लेकिन अशोक ने शायद इसे किसी और वे में लिया। अब जब सारी इंक्वायरी हो गई तो ये अजय को अपने साथ लेता है, मेल जोल बढ़ाता है, और कुछ दिन बाद वो जाता है और बोलता है कि तुम ऐसा करो, तुम्हें खाने पीने में दिक्कत होती होगी, तुम मेरे साथ रहो मेरे घर। अब ये उसके जो गेम था उसका एक मोहरा था, एक फेज 1 का पार्ट था। वो साथ आ जाता है, कुछ ना नुकर भी करता है लेकिन आ जाता है। लेकिन इस बात का कामना को बुरा लगता है। वो कहती है देखो ये पहले से ही अपराधी है और इसका हमारे साथ रहना ठीक नहीं। और कुछ दिन बाद अशोक अजय से कहता है कि तुम ऐसा करो, क्योंकि घर में लड़ाई हो रही है, तुम अलग रह लो। अब यहां से उसे एक पॉइंट मिला कि कामना
अजय को अपने घर साथ रहना नहीं चाहती थी, रखना नहीं चाहती थी, और इसी बात का अजय को बुरा लगा और उसने कामना को मारने की धमकी दी। ये बात उसने फैला भी दी। अब यहां से फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है और इसी बीच 28 अगस्त आ जाता है। 28 अगस्त, और 28 अगस्त से पहले ये जो अजय है, 28 अगस्त आता है और 28 अगस्त को और 29 अगस्त के बीच ये गोली लगने की जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस आती है। अब जब पुलिस को जो दो बॉडी मिली, महिला की बॉडी, कामना की बॉडी अस्पताल भिजवाई जाती है तो कामना को मृत घोषित कर दिया जाता है। अब एक गवाह अकेला था, अशोक। अशोक, पुलिस पूछती है उससे कि हुआ क्या, तो वो बताता है कि अजय जो मेरा कजन है वो रात 11:30 बजे करीब आया और गुस्से में उसने कामना पर गोली चला दी। जब मैं गया तो मुझे भी गोली मारी और मेरे पेट से छूकर वो गोली चली गई और अशोक वहां से भाग गया। पुलिस इंक्वायरी करती है तो पुलिस को पता लगता है कि वो अपराधी छवि का आदमी था, और कहीं ना कहीं पहली नजर में पुलिस को भी यही लगता है कि शायद यही ठीक सच होगा, और पुलिस अजय की तलाश में लग जाती है। लेकिन जब इंक्वायरी होती है तो पता लगता है कि अजय करीब 8, 9, 10 महीने से किसी के संपर्क में नहीं है। घर जाते हैं तो पता लगता है कि उन्होंने उससे नाता तोड़ दिया है। अजय का फोन जब ट्रैक पर डाला जाता है तो पता लगता है कि अजय का फोन करीब 10 महीने से बंद है। अजय के और अशोक के जब कॉल रिकॉर्ड निकाले जाते हैं तो उससे ये भी पता लगता है कि ये दोनों कांटेक्ट में थे। और एक बात और पुलिस के पल्ले पड़ती है ये कि दो व्यक्ति ऐसे थे जिनसे अजय अपनी पत्नी के कत्ल से पहले बहुत ज्यादा कांटेक्ट में था। पुलिस पूछती है तो बताता है कि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और मैं इनसे बात करता हूं। लेकिन इसी बीच ये अजीब बात थी कि जिस दिन उसकी पत्नी का कत्ल हुआ उसके बाद उन दोस्तों की कोई कॉल नहीं आई। अब पुलिस अपनी तरफ से इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी में जो दो दोस्त हैं इसके वो पकड़े जाते हैं। पुलिस उनसे पूछती है, थोड़ा पहले तो वो जवाब ऐसा ही देते हैं, लेकिन जब कड़ाई से पूछा जाता है, सख्ताई से, तो सब कुछ उगल देते हैं। अब वो बताते हैं कि देखो सर, हमने कामना का कत्ल तो नहीं किया, लेकिन अशोक के जो कजन है अजय, उसका हमने कत्ल किया था। और जो एक कत्ल है, अशोक ने सिर्फ उसके ऊपर एक एलिगेशन, आरोप डालने के लिए किया ताकि पुलिस उसको ढूंढती रहे और आरोप उस पर चले जाएं और अशोक बच जाए। अब वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमने अशोक को, जो अशोक का बर्थडे था, अजय को उसके घर बुलाया, दारू पिलाई, और दारू पिलाने के बाद अशोक अजय से बोलता है कि मैंने तुम्हारी नौकरी राजस्थान के सीकर में लगवा दी है और जो मेरे दोस्त हैं ये राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, तुम जाओ और वहां पर अपनी नौकरी ज्वाइन करो। अशोक खुश था नौकरी को लेकर, क्योंकि उसकी नौकरी कोई लगा नहीं रहा था। अपराधी छवि थी उसकी तो सभी उससे मना कर देते थे। वो खुशी खुशी अशोक के दोस्तों के साथ निकल जाता है, लेकिन पहले से एक प्लानिंग तैयार थी कि रास्ते में अजय को मारना है। उसकी जो ड्रिंक करी उन्होंने पार्टी में, उसमें नशे की गोलियां भी मिलाई हुई थी। रास्ते में जब अजय अपना होश खो बैठता है तो जो उसके दोस्त थे उसका कत्ल करते हैं। 3 दोस्त थे, उसका गला घोट कर उसे राजस्थान के सीकर में एक रोड पर डाल देते हैं। पुलिस को मिलता है लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं होती। अब पुलिस को एक मर्डर में 2 मर्डरों की जानकारी हो जाती है। पुलिस इसकी जो पुष्टि करने के लिए राजस्थान के सीकर पहुंचती है 10 महीने बाद,
और जब वहां पहुंचती है थाने में, अपना परिचय देती है और एक फोटो दिखाती है, तो वहीं पर एक अधिकारी होता है। वो कहता है, सर ये जो फोटो है इसे मैं जानता हूं। और जब पुलिस पूछती है कि कैसे जानते हो, तो वो एक फाइल निकालता है और फाइल दिखाकर कहता है कि देखो इसमें ये व्यक्ति है। फोटो देखा जाता है तो फोटो मिल जाता है। अब उसकी सारे सबूत दिखाए जाते हैं जो उस पर थे, बिसरा रिपोर्ट वगैरह सुरक्षित करके रखी हुई थी। अब उसकी फैमिली से लोग बुलाए जाते हैं, अजय की फैमिली से, और जब उन्हें वो फोटो और कपड़े दिखाए जाते हैं तो पुष्टि कर देते कि हाँ ये हमारा अजय है। अब पुलिस को पुष्टि हो चुकी थी कि अजय का मर्डर भी अशोक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया है। जो एक दोस्त था वो कुछ दिन बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है, अशोक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब चारों को कस्टडी में लेकर जज के सामने पेश किया जाता है और जेल भेज दिए जाते हैं। अब इनके खिलाफ केस चल रहा है मर्डर का। इनको शायद उम्र कैद की सजा मिलेगी ही, ये तो कन्फर्म है, और पुलिस की कोशिश रहेगी कि सजा ज्यादा से ज्यादा मिले। दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें एक परफेक्ट मर्डर करने के लिए कई महीने एक व्यक्ति ने प्लानिंग की, किसी को मारने के लिए, और अपनी पत्नी को मारकर सजा भी किसी और व्यक्ति को दिलवाना चाहता था, लेकिन सजा भी क्या दिलवाता, उस व्यक्ति की भी इन्होंने हत्या कर दी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हम ये कहानी किसी की भावना ठेस करने के लिए नहीं सुनाते हैं दोस्तों, और ना ही ये कहानी हम ऐसे किसी पर्पज के लिए सुनाते हैं जिससे लोग इसका गलत परिणाम के स्वरूप समझें, लेकिन आप इसे एक एजुकेशनल पर्पज के लिए समझें और देखें कि कोई भी अपराध करके कभी कोई व्यक्ति बचता नहीं है। हमें इन अपराधों से बचना चाहिए। दोस्तों, कैसी थी आज की कहानी कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिर हम मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।